तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहने आती हैं, तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहने आती हैं। ओ देखो लोगो देखो बहने आती हैं, आएंगी जुल्म मिटाएंगी, वो तो नया जमाना लाएंगी। मेहुल सुरती के इस आनंदमयी धुन के साथ सपने वाली के सेकेंड एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जो नए लोग जुड़े हैं उन्हें बताना चाहूँगी कि सपने वाली साझे सपने नाम की संस्था की देन है। इस कार्यक्रम में हम गांव की उन औरतों, उन सपने वालियों से बातचीत करते हैं जिनके सपने उनकी पहचान बने और जिनके सपने उनके बंधनों से कहीं ज़्यादा बड़े बन गए। मैं सुरभि यादव इस कार्यक्रम की सूत्रधार रहूँगी। इस एपिसोड के मेहमानों का परिचय एक किस्से के साथ देना चाहूँगी। 2012 में ज्योति सिंह गैंग रेप केस के बाद पूरे देश में बहुत हलचल हुई थी। बाकी सब की तरह मैं भी बहुत दुखी थी। ज्योति मेरी ही उम्र की थी, मेरी तरह एक स्टूडेंट थी और उस पर मेरे कॉलेज से 1 किलोमीटर की दूरी पर हमला हुआ, जिसके कारण वो बच नहीं पाई। यह सोच सोचकर मन में बहुत हैरानी और परेशानी थी और काफ़ी गुस्सा था। किसी तरह कुछ बदलाव लाया जाए, किसी तरह परिस्थितियां बदल जाएं, बस यही मन में चलता रहता था। पर यह नहीं पता था कि इस गुस्से का क्या करें या कहां से चेंज की शुरुआत करें। उस समय एक वीडियो ने मुझे फेमिनिज्म या नारीवाद की आइडियोलॉजी से परिचित कराया। यह वीडियो था कमला भसीन का, जिसमें उन्होंने बहुत सरल शब्दों में बहुत सादगी के साथ मेरी सोच और दुनिया को सुलझाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। इन्होंने अपनी बातों से, अपने जीवन भर के करियर, सोशल वर्क के करियर से और अपनी कविताओं से न जाने कितने लोगों को समानता से जीने के लिए प्रेरित किया है। यह मेरी और मेरे जैसे कई लाखों नौजवानों की गुरु रही हैं। इसलिए हम सब इन्हें प्यार से कमला दीदी बोलते हैं। हमारी दूसरी मेहमान है 22 साल की सविता वर्मा। कमला दी की तरह ये भी कविताएं लिखती हैं और नारीवाद के बारे में बहुत सोचती हैं। सविता राजस्थान के झुंझुनू के पिलानी गांव से हैं, जहां एक ओर इस गांव में 18 वर्ष की उम्र होते ही लड़कियों की शादी हो जाती है, वहीं पे सविता ने ना सिर्फ स्कूल खत्म किया पर घर से दूर जाकर हायर स्टडीज़ भी पूरी की। यह फिलहाल नवगुरुकुल नाम की एक NGO में अपने जैसे युवतियों के पढ़ने और बढ़ने के रास्ते बना रही हैं। आज कमला दीदी से बातचीत करने में इन्होंने 2 मेन मुद्दों पर बात की है। पहला कि सोशल सेक्टर या सामाजिक सेवा में करियर बनाने के लिए दिल और दिमाग को कैसे पक्का किया जाए, और दूसरा कि जब हम अपने सपनों के लिए छलांग लगाते हैं तो उसमें अपनों को कैसे साथ में लेकर चला जाए। तो चलिए चलते हैं कमला दीदी के सपनों के सफ़र पर सविता के साथ। सबसे पहले तो मैं कमला दीदी को बहुत शुक्रिया बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने ये समय दिया और वो बात करने आई। मेरे लिए तो ये एकदम सपने जैसा ही है कि मेरे को अभी भी है ना, वो हो रहा है, अंदर से गुदगुदी हो रही है कि आप एकदम सामने और मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हो। डेट जैसा लग रहा है कि मैं कुछ डेट पर आई हूँ या क्या। तो इसके लिए मैंने आपके लिए 2 लाइन लिखी थी। मैं वो आपको पहले बताना चाहूंगी कि हम जैसों के लिए एक उम्मीद, एक विश्वास, एक आवाज हो आप। हम जैसों के लिए एक उम्मीद, एक विश्वास, एक आवाज हो आप। महताब हो आप, आफताब हो आप, बहुत खास हो आप। वाह 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 वाह। देखो सविता ने अपने ही नाम पर ये कविता लिख दी, क्योंकि सविता का नाम है तो इसलिए यहाँ मैं लगा दिया, आफताब भी लगा दिया। और सविता, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितनी गुदगुदी तुम्हें हो रही है उतनी ही गुदगुदी मुझे हो रही है, क्योंकि मैं अपना भविष्य ढूंढ रही हूँ। क्योंकि अब मैं 74 साल की हो गई हूँ, अब मुझे भविष्य चाहिए। और तुम्हारे जैसी युवतियां जो हैं, लड़कियां नहीं कहूंगी क्योंकि 13 साल के बाद सब युवतियां हो जाती हैं, तुम लोग उम्मीद हो मेरे जैसे लोगों की
तो मैं भी तुम्हारे लिए और तुम्हारे जैसी हजारों लाखों युवतियों के लिए कुछ एक छोटी सी कविता लेके आई हूँ, क्योंकि तुमने जब मुझे लिखा था तो तुमने लिखा था कि तुमको मेरी एक कविता पसंद आई थी और उस कविता की वजह से तुम मुझे ज्यादा पसंद करने लगी थी। तो मैंने सोचा कि आज एक कविता फिर अपन और सिखा देते हैं, शायद सविता थोड़ा और पसंद कर ले मेरे को। तो वो हाँ हाँ बिल्कुल। तुम्हारे जैसी युवतियों के लिए जो रियली आगे बढ़ रही हैं, आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनको देख के मुझे लगता है कि हवाओं सी बन रही हैं लड़कियां, हवाओं सी बन रही हैं लड़कियां, उन्हें चलने में मजा आता है, उन्हें मंजूर नहीं बेवजह रोका जाना। और परिंदों सी बन रही हैं लड़कियां, परिंदों सी बन रही हैं लड़कियां, उन्हें उड़ने में मजा आता है, उन्हें मंजूर नहीं उनके परों का काटा जाना। और समंदर सी बन रही हैं लड़कियां, उन्हें फैल कर जीने में मजा आता है, उन्हें मंजूर नहीं सिमटा हुआ पानी होना। और पहाड़ों सी बन रही हैं लड़कियां, उन्हें सर उठा जीने में मजा आता है, उन्हें मंजूर नहीं सर को झुकाकर जीना। और सूरज सी बन रही है लड़कियां, सूरज यानी सविता, और सूरज सी बन रही है लड़कियां, उन्हें चमकने में मजा आता है, उन्हें मंजूर नहीं हरदम बादलों से ढका होना। तो ये लाइनें उन तमाम युवतियों और युवकों के लिए हैं जो समानता के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, मोहब्बत के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो मुझे भी बहुत खुशी है सविता तुम्हारे साथ होने की। थैंक यू कि तुमने मुझे बुलाया। ये और मैं अभी भी जब मैंने सोचा ना कि मैं आपके बारे में कुछ लिखूंगी, तो मुझे समझ नहीं आया कि ऐसे क्या शब्द हैं, ऐसी क्या लाइंस होंगी जो जस्टिफाई करेंगी कि आप ये हो। आपको अगर कभी ऐसा होता है कि अगर मैं या कोई भी आपको पूछे कि कमला क्या है, तो आपके नजर में कमला क्या है? आप खुद को कैसे डिफाइन कमला करते हैं? एक कमला एक आम औरत है जो गांवों में पली बड़ी, आम लड़कियों के जैसे, आम बच्चों के जैसे, मगर 70 बरस पहले आजादी, भारत की आजादी 1947 में हुई। मैं 1946 में पंजाब में पैदा हुई और करोड़ों बच्चों के जैसे गांवों के स्कूल में गई। मगर हाँ, जो गांव के दूसरे लोग थे उनमें से 90% से बेहतर थे शायद हमारे हालात, कुछ सेठ लोगों से कम थे। मगर पिताजी पढ़े लिखे थे, डॉक्टर थे, तो तनख्वाह आती थी। मगर स्कूल हमारा एक ही था, जैसे सबसे गरीब बच्चे का स्कूल था वैसे ही मेरा स्कूल था। और फिर धीरे 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 मैं अपने रास्ते चलती गई। कभी सोचा नहीं था मैंने कि मैं क्या करूंगी, कि मैं 20 साल में तय कर लेती कि मैं 70 में क्या करूंगी। कभी मेरे दिल में ये इच्छा नहीं थी कि मैं अगले 50 साल का प्लान बना के बैठ जाऊं। मैं तो जैसे जैसे जिंदगी मुझे साथ लेती गई और मैं आगे चलती गई, और मैं वाकई अपने आप को कोई ऐसी खास चीज बिल्कुल नहीं समझती। और कई बार बहुत हैरान होती हूँ कि क्यों लोग मुझे रोल मॉडल या ये कहते हैं। मैं तो एक आम औरत हूँ जो जिंदगी से सीखती रही, बहुत बार गिरी, गिर के उठती रही। क्योंकि मेरी एक और कविता है जिसमें मैंने लिखा है कि गिरना हमारे हाथों में नहीं था, उठना हमारे हाथों में है। मगर गिरने से फायदे बहुत होते हैं। उठने का तरीका आता है, विश्वास आता है कि अरे एक बार गिरी थी देखो फिर उठ गई। तो गिरना सफलता की तरफ ले जाने की सीढ़ी है, अगर हम उठ जाएं बार बार। तो मैं तो बिल्कुल सविता कुछ अपने आप को खास नहीं समझती, और अपन इसके आगे चलते हैं। ठीक है। तो मेरे कुछ कुछ सवाल हैं आपसे कि आपके भी ना थोड़ी पर्सनैलिटी वैसी है कि छोटे बाल और
अलग लाइफस्टाइल थोड़ा सा। और मेरे भी ऐसे ही है कि मेरे भी ना शॉर्ट हेयर है, तो मेरे को तो बहुत बार ऐसे घर पे सुनने को मिलता है कि ऐसे बाल क्यों रखते हो, ऐसे कपड़े क्यों पहनते हो, तुम्हें लड़का बनना है क्या। और वो बहुत है ना, थोड़ा सा ऑकवर्ड सा भी हो जाता है कि बार बार क्यों पूछते हैं ये। तो आपको भी ऐसा कुछ फेस करना पड़ा क्या, स्टार्टिंग से ही आपको पूरा सपोर्ट मिला इस सबसे चीज के पहले लिए? तो बात ऐसी है कि मैं बड़ी हुई 70 साल पहले। आज तुम्हारे सामने हजारों औरतें हैं जिनको तुम टीवी पर देख सकती हो कि उनके छोटे बाल हैं। तो पहली बात, ये छोटे बाल करने की तुम्हारे अंदर ख्वाहिश आई, इसके लिए तुम्हारे सामने तो रोल मॉडल्स हैं, इसलिए तुमने सोचा अरे उस औरत ने रखे हुए तो मैं भी रख सकती हूँ। तो एक चीज जो हमें देखनी समझनी है वो ये है कि तुम लोग किस्मत वाली हो कि तुम्हारे पहले बहुत सी औरतों ने हमारे लिए लड़ाई लड़ी है और हमारे रास्ते खोल दिए हैं। तो मेरे 70 साल पहले तो माहौल ऐसा था नहीं, टेलीविजन भी नहीं था, गांव में कोई बत्ती भी नहीं थी, ज्यादा से ज्यादा वो बैटरी वाला रेडियो था। और मेरे बाल छोटे मैंने बचपन में नहीं थे, बचपन में चोटी बनाती थी। और पहली बार मैंने शायद 28-29 की उम्र में अपने बाल छोटे काटे थे। हाँ, लोगों को लगेगा अजीब, क्यों नहीं लगेगा, तुम्हें क्यों अजीब लगता है कि लोगों को अजीब लगता है? तुम आसपास देखो, अपने परिवार में देखो कितनी औरतों के बाल कटे हैं। तो अजीब, तो जब तुमने मुझे ये शब्द लिखा कि लोग अजीब तरह से देखते हैं, तो मैंने अजीब शब्द को गूगल किया और इसका मतलब देखा। अजीब का मतलब अद्भुत, जो होता नहीं है, जो कभी कभी होता है। तो जो चीज कभी कभी होती है सविता, तो उसको तो लोग देखेंगे ही ना। अभी कोई गाय सड़क पे चल रही है मेरे सामने और वो गाय उड़ने लग जाए, तो मैं तो बोलूंगी अरे अरे देखो गाय को क्या हो गया, गाय उड़ने लग गई। तो अजीब का मतलब ही ये है। तो अगर तुम्हारे आसपास 100 युवतियां हैं जिनमें से सिर्फ 2 और 3 के बाल कटे हैं, बाकी के नहीं कटे, तो हाँ तुम अजीब हो। और अगर तुम अजीब बन सकती हो तो अजीब अजीब शब्द सुनने में तुम्हें क्यों बुरा लगता है? तुम हो अजीब, बोलो हाँ मैं हूं अजीब। और हाँ, मैंने कभी इसलिए बाल नहीं काटे कि मैं लड़का बनना चाहती थी, मैं आजादी चाहती थी उन लंबे बालों से जिनको संभालने में मुझे टाइम लगता था। मेरे पास टाइम की कमी थी। तो और मैं तो ये मानती हूँ कि शुरू शुरू में जब इंसान बने तो सबके बाल लंबे थे। मर्द भी अगर अपने बाल न काटे तो उनके भी बाल लंबे होते हैं। आज हम देखते हैं जो सिख पुरुष हैं, सरदार सिख पुरुष, उनके बाल लंबे हैं, जो ना काटे उसके बाल लंबे। तो इसमें औरत और मर्द का तो कोई सवाल ही नहीं है, कुदरत ने तो सबको लंबे बाल दिए हैं। मर्दों ने क्यों काटे? आजादी के लिए काटे, आजाद होकर आगे बढ़ सके, जल्दी से आगे निकल सके। तो अगर मैं भी मर्दों के जैसे आजाद होना चाहती हूँ, मैं भी फट से घर से निकल के धो के बाल निकलना चाहती हूँ, तो मैंने भी काटे। अब जैसे मैं शुरू शुरू में साड़ी पहनती थी, अपने 30 साल से साड़ी नहीं पहनी, इसलिए नहीं कि मुझे बुरी लगती है, इसलिए कि मेरे पास वाकई वो 6 गज की चीज को बांधने का, करने का, पेटीकोट ढूंढने का, ब्लाउज ढूंढने का टाइम नहीं है। पहले मर्द भी धोतियां पहनते थे, तो मर्द भी बदले हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मर्द खुद तो बदल जाते हैं, धोती से पतलून पे आ गए। अगर हम धोती से सलवार कमीज पे आते हैं या पतलून पे आते हैं, तब हमें टोका जाता है। क्यों? क्योंकि हम पितृसत्ता में रहते हैं, जहां औरत को आजादी देने से वो लोग डरते हैं। तो मैं तुम्हें ये कहना चाहूंगी सविता, कि अगर हम अजीब बात करने को तैयार हैं, तो हमें तैयार होना चाहिए लोगों की बातें सुनने का। वो तो कहेंगे,
दो वजह से कहेंगे, एक तो उन्होंने देखा नहीं है तुम्हारे जैसे बाल वाली लड़की को, कम देखा है। दूसरा, वो तुम्हें चेतावनी देना चाहते हैं कि देखो सविता, ज्यादा आजाद मत बनो। तो तुम्हें कोई जवाब देने की जरूरत ही नहीं है, तुम अपने चलती जाओ, आगे बढ़ो। अब हर आदमी का जवाब देने के लिए तुम रुक जाओगी क्या? और काम नहीं है कि तुम्हारे पास? तो मैं दो बातें कह रही हूँ दीदी, सुन लो। एक तो उनका कुछ कहना, उसमें कुछ अजीब नहीं है। तुम और मैं अजीब हरकत करेंगे। अब मैं जब राजस्थान में काम करती थी 1972 में, तो मैं मोटरसाइकिल चलाती थी। तो लोगों के लिए मोटरसाइकिल औरत चलाए वो ऐसा था जैसे कोई गाय औरत चला रही है, गाय मोटरसाइकिल चला रही है या कुत्ता मोटरसाइकिल चला रहा है। उन्होंने बेचारों ने पूरी जिंदगी में किसी लड़की को नहीं देखा था। और पीछे मेरे लड़के भागते थे, अरे छोरी है कि छोरा है राम कौन है ये, है छोरी है कि छोरा है, तो फलानो है तो ढिकानो है। अपनी मोटरसाइकिल आगे चलती जाती थी, हमें कोई मोटरसाइकिल रोक के उनको समझाने की जरूरत नहीं थी। और बाद में मुझे ये भी मालूम था कि उन सबको पता है, क्योंकि मेरे ब्रेस्ट थी और उनको मालूम था कि मैं औरत हूं। और वो इसलिए कह रहे थे कि देख तुम औरत, अपनी लक्ष्मण रेखा पार मत कर। तो भैया मेरा तो कोई लक्ष्मण था नहीं जिसने मेरे को रेखा बनाई होती। तो मैं तो पार करके आगे चलती रही और मैंने उसको कोई तवज्जो नहीं दी, कोई उसको अटेंशन नहीं दी। मुझे लगा ठीक है, और मेरे कुछ दोस्तों को भी अगर लगे ठीक है। और मेरी किस्मत ये भी अच्छी थी सविता कि मेरे माँ बाप मुझे रोकते नहीं थे। और वो शायद इसलिए था कि हम पंजाबी थे मगर राजस्थान में रहते थे। तो राजस्थान के लिए तो हमारा रंग रूप सब कुछ विदेशी जैसा था। तो वो एक जो बड़ा परिवार होता है, वो एक समाज होता है जो आपके माँ बाप को कहता है कि अरे देखो आपकी बेटी क्या कर रही है, रोको उसको। तो वो बड़ा समाज नहीं था मेरे माँ बाप के ऊपर। और दूसरी बात, मेरी माँ भी शायद थोड़ी सी विद्रोही थी। मेरी माँ की माँ, जब मेरी माँ 7 दिन की थी ना, तो मेरी माँ की माँ, उनकी मृत्यु हो गई। तो मेरी माँ विद्रोही थी, तो वो तो अपनी नानी के पास पली बड़ी। और विद्रोह क्या किया कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। लो, अपने पैर पैर पे कुल्हाड़ी मारी, पर विद्रोही थी। और उसके बाद मैंने सुना है कि वहां पास में पंजाब में कोई नदी थी, पंजाब में तो 5 नदियां बहती हैं, तो कोई नदी वहां थी, उसमें वो पट्टी तैरती थी और तैराकी करती थी। तो उसके मन में वो विद्रोह तो था, मगर 15 साल में शादी कर दी थी उनकी। मगर वो विद्रोह उनके अंदर था, तो शायद उनको ये लगता होगा कि उनकी बेटी अगर वो बने जो वो नहीं, खूब वो जो खुद नहीं बन सकी, तो उन्होंने मुझे रोका नहीं। और बाहर वालों ने कुछ कहा भी तो मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे पास टाइम ही नहीं था ध्यान देने को। और तुम्हें भी, और तुम्हारी जैसी और युवतियों को भी मेरा यही कहना है। वो कौन सा गाना है, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे। कुछ लोग अब कहेंगे। लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, तो आगे बढ़ो, चलो। तो आप में ये समझ पहले से ही थी या फिर धीरे धीरे आई? एक आप जिस तरीके से समझा रहे हो ना कि अजीब होना ठीक है, और ये तो मेरे अंदर तो वो रहता है कि नहीं, अभी विद्रोह करो, बगावत पर आ जाओ, ये करो वो अरे करो। आप तो, मैं मना तो नहीं कर रही कि बगावत मत करो, मैं ये नहीं कह रही कि बाल मत काटो। मैं कह रही हूँ बगावत करो और चुपचाप अपने करती जाओ ना। तुमको हर बंदे को जवाब देने का टाइम है क्या? क्योंकि सविता बालों में नहीं बसती है, सविता अपने दिल में बसती है, सविता अपने विचारों में बसती है। ये छोटी छोटी चीजें, बाल, मेरा श्रृंगार, मेरे कपड़े, ये घटिया चीजें हैं, ये बेकार की चीजें, दिखाने वाली चीजें हैं। मीरा भाई 500 साल पहले, उसने तो बाल नहीं काटे, मगर हर बंधन काटा, हर बंधन काटा। 10 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी, 11-12 में उसका मियां मर गया, तो उसको बोला
सती करो। ये तुम्हारे और मेरे राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर की कहानी है। तो मेरा ये है कि ये तो छोटी छोटी चीजें हैं दोस्त। तुम ये देखो कि सविता की पहचान किस चीज से बनती है। सविता की पहचान उसके विचारों से बननी चाहिए, उसके अच्छे कामों से बननी चाहिए, जिस तरह वो लोगों को समझाती है उससे बननी चाहिए। तो मैं तो ये कहती हूँ कि तुम इंपॉर्टेंट चीजों पर ध्यान दो और अगर लग जाए। अब जैसे मैं अपने घर पर दुपट्टा नहीं पहनती, लेकिन अगर मैं किसी नई गांव जाती हूँ, नई बस्ती जाती हूँ, तो मैं दुपट्टा पहन के जाती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मैं वहां बिना दुपट्टे के गई तो लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे। तो मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, दुपट्टा ना पहनना और उनको दिखाना मैं आजाद हूं, या अपनी बात उनको समझाना? तो सविता, मेरे लिए अपनी बात समझाना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दुपट्टा छोड़ना कम इंपॉर्टेंट है। मैं बात करने जा रही हूँ, नहीं तो वो मुझसे बात नहीं करेंगी, अगर या करेंगी भी तो एक प्रश्न चिन्ह लगा के करेंगी। तो एक तो मुझे ऐसा है जैसे कोई, एक तो मुझे बात करनी है, नए लोग हैं, और फिर मैं अपनी सारी बाल कटे वाली स्टाइल लेके जाऊं अपने तरीके। तो फिर मत करो ना गांव में काम, मत जाओ वहां पर, कोई और काम कर लो भैया। तो देखना पड़ता है। अंग्रेजी में एक कहावत है, लिव इन रोम लाइक रोमन्स डू। अगर रोम में रह रहे हो तो जैसे रोम के लोग हैं, जैसे वो रहते हैं, वैसे थोड़े दिन रह लो और फिर धीरे धीरे बदलने की कोशिश करो। तो सबसे बड़ी बात है कि तुम्हारा मकसद क्या है, तुम क्या करना चाहती हो। लोगों को बदलना चाहती हो तो लोगों की थोड़ी सुननी पड़ेगी, उनका एक समूह बनाना पड़ेगा और धीरे धीरे उन्हें समझाना पड़ेगा कि छोटे बाल में ऐसी क्या बात है। आप जैसे अभी कह रहे हो ना कि हमारे लिए हमसे पहले वाली औरतों ने लड़ाई लड़ी है, खड़ी हुई है, लेकिन मैं अपने आसपास देखती हूँ ना, मुझे लगता ही नहीं है कि मेरे आसपास की जो महिलाएं हैं वो अपने लिए आवाज़ भी उठाती हैं क्या। जैसे मेरी मम्मी हो गई, मेरी चाची हो गई, मेरी ताई जी हो गई, तो वो अपने लिए कभी स्टैंड लेती ही नहीं है। वो हम लोगों के लिए लेंगी, अपने बच्चों के लिए लेंगी तो ले सकती हैं, बट वो खुद के लिए कभी स्टैंड नहीं लेती हैं। तो अभी जब हम देखते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि प्रेशर क्रिएट होता है कि अब हम कितनों के लिए लड़े, उन्होंने अपने लिए नहीं लड़ा, अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, अब हमें उनके लिए भी स्टैंड लेना है, उनके यहाँ से भी चेंज लाना है, खुद के लिए भी चेंज लेकर आना है, और फिर आने वाली जो पीढ़ी है वहाँ तक भी चेंज लेकर आएंगे। तो ये एक पर है ना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कितना काम है। अगर वो खुद के लिए स्टैंड लेती, वो खुद में बदलाव लाती, वो खुद के जो परिवार हैं, मित्र हैं उनके, उनमें बदलाव लाती, तो शायद हमारे लिए ये जर्नी बहुत आसान हो जाती। तो कोई भी बंदी बदलते हैं अपने माहौल के हिसाब से बदलते हैं। तो मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने तुम्हें ऐसा माहौल दिया कि तुम आज 22 साल की उम्र में झुंझुनू की लड़की, जिसकी शादी 6 साल पहले हो जानी चाहिए थी वहां के कानून के अनुसार, लेकिन तुम आज बेंगलोर में एक अजीब सी संस्था में हो, मतलब नव गुरुकुल, अजीब, और अपने जैसी और औरतों को तुम स्वावलंबी, पैरों पर खड़े होने वाला बता रही हो। तो मुझे लगता है कि अगर तुम्हारी माँ ने सिर्फ एक ही काम किया हो जिंदगी में, तुम्हें जन्म देना और तुम्हें बनाना, वो मेरे लिए काफी है। और जिस माहौल में तुम्हारी माँ पली बड़ी, जिस माहौल में तुम्हारी चाची ताई पली बड़ी, उस माहौल में वो कितना और कर सकती थी, और कौन उनको सहायता करता? तुम्हें लगता है कि तुम्हारे इनके भाई लोग उनको सहायता करते? क्या उनके माँ बाप सहायता करते? क्या उनके पति लोग सहायता करते? तो हमें, अब तुम ऐसी बात कर रही हो जैसे तुम तो हो एक चिड़िया
बड़ी चिड़िया जो उड़ती है, और नीचे एक कछुआ है, और तुम कछुए को भाषण दो, एक कछुए, देख मैं तो उड़ती हूं, तू क्यों नहीं उड़ता? कछुआ नहीं उड़ता। ये चील को समझना होगा, और सविता तुमको भी समझना होगा पहले उनकी जिंदगियों को। कहाँ गई वो पढ़ने, कितनी उम्र में उनकी शादी हुई, क्या उस समय 30 साल पहले, 25 साल पहले उनके लिए कितना संभव था, और आज भी उनके लिए कितना संभव है। तो हर एक चीज को समझना पड़ेगा उनको, और उनको तुम्हें हिम्मत देनी होगी। अब तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन लोगों को कितनी हिम्मत दो, और वो हिम्मत तुम्हारे भाषणों से नहीं आएगी, वो हिम्मत तुम्हारे कैरेक्टर को देख के आएगी कि देखो अपने पैर पे खड़ी है मगर नम्र है। उनको अपने से कम नहीं समझती। मैं तो उसको समझती हूँ फेमिनिस्ट होना, जो औरों को समझ सके और उन्हें बिना बेइज्जत किए हुए समझा सके। एक है बेइज्जत करने का तरीका, मतलब चाची, अरे चाची तुम देखो कैसी हो, तुमने कुछ क्यों नहीं किया। एक तो ये तरीका है, उसको बिल्कुल नीचे गिरा दो, और जितना तुम उसको नीचे गिराओगी वो तुमको उतनी टंगड़ी मारेगी। तो तुम्हें उनको नीचे नहीं गिराना है। औरतों को गिराने वाले नीचे और बहुत है सविता, उनको सविता की जरूरत नहीं है। उनके हस्बैंड्स हैं, उनके बेटे हैं, उनके ससुराल वाले हैं, उनका गांव है। सविता का काम है वहां जाकर उनको आगे बढ़ाना, उनको कहना कि आप यहां तक आ गई हो, काफी है, अब मुझे आगे बढ़ जाने दो, हम मिलकर कुछ और सपने लेंगे। लेकिन उसके लिए तुम्हें सिर्फ बातें करने से कुछ नहीं होगा। उस हालत में तुम्हें अपने को ले जाना होगा कि तुम अपनी माँ, अपनी चाची, अपनी मामी, अपनी मासी, अपनी बड़ी बहन की मदद कर सको। तो मुझे लगता है कि माहौल के हिसाब से सब होता है। कछुआ कछुए की चाल चलता है, चील चील की चाल चलती है। कि आप जर्मनी में काम कर रहे थे एक बहुत बड़ी फर्म में, और तो एनजीओ का ख्याल आपको कैसे आया? क्या आपके आसपास ऐसे लोग थे जो वही काम कर रहे थे और आपको लगा कि नहीं मुझे भी कुछ ऐसा ही करना है? वो जो विचार था गांव में काम करने का, वो तो मेरे गांव में जो मैंने जिंदगी गुजारी थी वहां से आया। वो विचार शायद मुझे महात्मा गांधी से आया, जिसने हमें आजादी दिलवाई। वो विचार शायद मुझे अंबेडकर जी से आया। वो विचार जब मैंने सुना कि सावित्रीबाई फूले एक गांव में औरत थी 125 साल पहले, 150 साल पहले, जो खुद अनपढ़ थी, जिसके जीवन साथी ने उसको लिखना पढ़ना सिखाया, और फिर उसने अपने गांव में लड़कियों के लिए स्कूल खोला। और उस समय सविता नया देश था हमारा, तो मेरे मन में ये विचार था कि मैं अपने देश के लिए, ये जो नया देश हमारा है, उसमें कुछ कर सकूं। और किसके लिए करना था? मुझे अमीरों के लिए तो नहीं करना था, मुझे केवल अपने परिवार के लिए तो नहीं करना था, मुझे तो जनता के लिए करना था। तो मुझे लगता है कि शायद ऐसे लोगों का असर था, और उस समय गांधी जी का बहुत असर था। तो मुझे, जब मैंने नौकरी छोड़ी जर्मनी की और मैं सेवा मंदिर गई, मुझे मालूम नहीं था कि कितने सारे और लोग हैं भारत में जो बड़ी बड़ी नौकरियां छोड़ के इस काम में लग गए। वो तो सेवा मंदिर जाने के 2 साल बाद कोई एक किसी ने वर्कशॉप की पूरे देश में, और मेरे जैसे लोगों को बुलाया जो 25-26 साल के थे। वो वहां मैंने देखा कि यार मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो 58% वाली सेकंड डिविजनर हूं। वहां लोग आए, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT का एक बंदा वहां पर नौकरी छोड़ के भाई, और मध्य प्रदेश में आके उसने एक NGO बनाया। वहां पर मेरे को एक आदमी मिला IIT बॉम्बे का, दुनू रॉय।
वो छोड़ छाड़ के एक किसी गांव में रहता था। वहां पर मुझे पता लगा बंकर रॉय नाम के एक पुरुष से, जो सेंट स्टीफन्स में पढ़ता था। उसके पहले पता नहीं कौन से अमीर स्कूल में पढ़ता था। हमारे देश का वो कौन सा गेम होता है, वो एक उसका चैंपियन था। और उसने जाके राजस्थान में एक गांव में काम करना शुरू कर दिया। एक औरत नलिनी नायक टाटा वो क्या टिस टिस से पढ़ी हुई थी, बॉम्बे के, और उसने केरला जाके मछुआरों के साथ काम करना शुरू कर दिया। एक मेरा दोस्त कीर्ति शाह, आर्किटेक्ट, वो आर्किटेक्चर छोड़ के वो करोड़पति बन सकता था, लेकिन उसने देखा कि अहमदाबाद में जो नदी है उसमें बाढ़ आई और वहां पर गरीबों के घर बह गए। गरीब बेचारों के घर नदियों के किनारे होते हैं क्योंकि कोई उनको जमीन नहीं देता। तो उसने अपना सब छोड़ छाड़ के वहां पर जाके एक संस्था शुरू कर दी। तो मुझे ऐसे ऐसे लोग मिले, 30 लोग हम लोग थे जो 5 दिन तक इकट्ठे थे। तो उस समय सविता बहुत सारे ऐसे लोग थे। और आज भी तुम देखो चारों तरफ कितने लोग हैं जो लड़ाई कर रहे हैं संविधान की रक्षा के लिए, आज जो लड़ाई कर रहे हैं महिलाओं को आजादी के लिए, जो लड़ाई कर रहे हैं, जो गांव वालों की जमीनें लोग ले रहे हैं, उनकी जमीनों पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां बना के सब कुछ प्रदूषण कर रहे हैं। आज भी वो लोग हैं जो लड़ रहे हैं उन लोगों के लिए जिनको मुंह खोलने के लिए जेल में डाल दिया है। तो बीबी, लाखों लोग हैं जो मुझसे कहीं ज्यादा काम कर रहे हैं, जिनको मैं अपना गुरु समझती हूँ। जैसे मेधा पटकर की कहानी पढ़ना, अभी गूगल करना, बंबई के अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के 40 साल से गांवों में रहती है, गांव वालों के साथ रहती है। और जब नर्मदा नदी में बाढ़ आती है तो गले गले तक पानी में खड़े रहते हैं ये लोग बाढ़ में, और बोलते हैं सरकार को कि ये डैम मत बनाओ, इससे सब कुछ डूब रहा है। अरुणा रॉय मेरी एक दोस्त है जो मेरी गुरु है, वो आईएएस अफसर थी, आईएएस की नौकरी राजस्थान में काम कर रही। उन जैसे लोगों ने हमें राइट टू इंफॉर्मेशन दिलाया, उन जैसे लोगों ने हमें राइट टू फूड, नरेगा जैसी चीजें दिलवाई। तो भैया मेरे तो बहुत बड़े बड़े गुरु हैं, मैं उनके सामने कुछ भी नहीं हूँ। आपको कविता का शौक पहले से था या फिर आप कुछ कह नहीं पाते थे और जो कहना होता था उसके लिए आपने कविता लिखना शुरू किया था, या आपको आपकी क्या सेटिस्फेक्शन मिलती है कविता से? क्योंकि कविता का शौक मुझे आया जब होली होती थी हमारे हॉस्टल में, तो होली पर चिढ़ाना पड़ता था लोगों को। तो मैं चिढ़ाने के लिए, अपनी जो सहेलियां थी, चिढ़ाने के लिए उनके ऊपर छोटी छोटी कविताएं बनाया करती थी। फिर हमारे वो होते थे इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स, तो इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स में भी शाम को वो कैंप फायर होता था, आग जला के बकवास करते थे हम लोग बैठ के, गाने गाते थे। तो कुछ तो वही फिल्मों के गाने गाते थे और मैं अपने गाने बकवास बनाती थी। फिर मैं एक मदारी का तमाशा करती थी। तो ये सब कुछ मैंने, जब मैं 15, 16, 17, 18 साल की थी तो तुकबंदी करती थी। तो मेरी एक दोस्त थी, वो मुझे कहती थी ये हमारी तुक्कड़ है, तुक्कड़। तो तुक्कड़ तो मैं सविता तब से थी, और पहले बकवास करती थी, लोगों को छेड़ने के लिए लिखती थी चीजें। फिर धीरे धीरे मैंने जो मन में था, मुझे याद है कि मेरा सबसे पहला गाना मैंने लिखा था जब मैं बांग्लादेश में एक वर्कशॉप चला रही थी जिसमें 5-6 देश के लोग थे, मगर गाना मैंने हिंदी में लिखा था। अब मुझे संगीत तो आता नहीं है, मगर मुझे लोकगीत आते हैं
और लोकगीत में गा भी लेती हूँ ठीक ठाक। और मुझे किस्मत से पंजाबी लोकगीत आते हैं, राजस्थानी लोकगीत आते हैं, और बाद में मैंने यूपी के वहां के भी लोकगीत सीखे। तो मेरा सबसे पहला गाना एक पंजाबी लोकगीत की धुन पर था, और वो था तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहने आती हैं, तोड़ तोड़ के बंधनों को देखो बहने आती हैं, ओ देखो लोगो देखो बहने आती हैं, आएंगी जुल्म मिटाएंगी, वो तो नया जमाना लाएंगी। और ये गाना आज मैं अभी YouTube पर एक सुधा जी के बारे में, जिनको जेल में डाला हुआ है 2 साल से, आज 2 साल हुए हैं उनको जेल में डाले, उनके ऊपर किसी ने एक छोटा सा वीडियो बनाया और उसमें ये गाना उन्होंने गाया हुआ, मतलब 40 साल बाद। अभी सुबह मैंने 1 घंटे पहले ये सुना। तो ये फिर उसके बाद में ये गाने निकलते आए, और मैंने सविता, मैं बैठ के गाने नहीं लिखती हूँ, ये गाने मुझे ऐसा लगता है मुझसे लिखवाए जाते हैं। जैसे अगर कोई वर्कशॉप हो रही है, उसमें हम ऐसी बातें कर रहे हैं, आजादी की बातें, पितृसत्ता की बातें, या हम कोई एक धरना दे रहे हैं, किसी लड़की का बलात्कार हो गया और धरने में जाना है, या हम 8 मार्च मना रहे हैं, 8 मार्च मनाने जाना है। मुझे याद है वो गाना मेरे अंदर से निकल के आता है, क्योंकि माहौल में कुछ होता है, किसी के साथ कुछ हुआ, हम कुछ कर रहे हैं, तो ये गाने आंदोलन की गर्मी से निकलते हैं। तो मैं ये मानती हूँ कि ये सारे गाने, मेरे जितने भी हैं गाने, नारे, कविताएं, ये सब आंदोलन की देन है। तो उस हमेशा बोलती हूँ कि ये गाने आंदोलन से आए हैं, हमारी औरतों की दोस्तियों से आए हैं, और मेरे लिए सविता इस काम में सबसे बड़ी चीज है दोस्ती, मिल के साथ चलना, हाथ में हाथ मिला के साथ चलना है। और है ना, बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे जो दोस्त हैं, हमारे परिवार वाले जो लोग हैं, वही ऐसी बातें करते हैं जिसमें औरतों को हमेशा नीचा दिखाया जाता है। तो ये मुमकिन कैसे है कि हम दोस्ती भी उन्हीं से कर रहे हैं और हम दुश्मनी भी उन्हीं से कर रहे हैं? तो जिस चीज को तुम लड़ाई कह रही हो, मैं तो उसको कहती हूँ डिस्कशन, मैं तो उसको कहती हूँ सीखने का तरीका। और सुनो, लड़ाई करना बहुत आसान है। अभी तुम मेरे को कोई उल्टा सीधा सवाल पूछो और मैं उसका उल्टा सीधा जवाब देके बंद करके चली जाऊं, ये तो बहुत आसान है। लड़ाई का जो कारण है, जो विचार है, उस पर बात करना, उस गुत्थी को सुलझाना, उसके साथ समझ से आगे चलना, खुद अपनी कुछ गलती समझना, कुछ दूसरे की गलती समझना, उसे कहते हैं इंसान। है कौन हम? तो ये जो अहम है ना, उससे मैंने लड़ाई कर ली, उसको मैंने छोड़ दिया, पर छोड़ने में क्या है भैया, तोड़ने में क्या मुश्किल है भैया, बना के दिखाओ तो बात बने, ये बात है। जैसा कि आपने अभी कहा ना कि लोग क्या कहते हैं, आप उनकी परवाह मत करो, आप बस आगे बढ़ते जाओ, आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। और मेरा भी यही मानना है कि हमें परवाह नहीं करनी चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं, उनका काम है कहने का। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कहीं ना फ़र्क पड़ ही जाता है। और ऐसा भी नहीं है कि बात केवल बाल या शरीर की है, बट बात सपनों की है। मैं अपनी कम्युनिटी में इकलौती लड़की हूँ जो बाहर निकल कर आई, जो अपने सपने पूरे करना चाहती है और उनके लिए मेहनत कर रही है। लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं जो आपको रोकना चाहते हैं, तो उन लोगों से कहीं ना कहीं डर लगने लग जाता है कि कहीं मैं ऐसी कुछ गलती ना कर दूं, या कुछ छूट ना जाए, या कुछ खो ना जाए। पर हम लोग कहते रहते हैं ना कि वो काम मैंने इसलिए नहीं किया, फलानी जगह मैंने इसलिए नहीं किया कि लोग क्या कहेंगे। तो मैं ये मानती हूं कि हम एक्चुअली लोगों से डरते नहीं है,
हम अपने डर से डरते और लोगों का बेकार में नाम लगा देते हैं। अब जैसे मैं डरती रही कि मैं अंतिम संस्कार नहीं करूंगी, लेकिन मेरी माँ मरी तो मैंने तय कर लिया कि मैं अंतिम संस्कार करूंगी, तो मेरा तो कुछ भी नहीं, आवाज आ रही थी। तो मैंने कहा कि अंतिम संस्कार हमें नहीं करने देते हिंदू धर्म में, तो मैं करूंगी। मेरी भी माँ है, उसके जिस्म से मैं भी पैदा हुई हूँ, सिर्फ भाई पैदा नहीं हुए। तो मैं अपने भाई के साथ, बहन के साथ गई। पंडित जी बोले, हाँ अब आप बहन जी पीछे हो जाओ। तो मैंने कहा पंडित जी मैं तो सोच रही थी कि आपको 500 रुपया दे दूंगी, पर अरे नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बहन जी आ जाओ ना। तो 500 रुपए में पंडित जी ने अपना धर्म बदल लिया। और मैं अगर नहीं करती तो मैं कहती कि देखो लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। अरे कोई कुछ नहीं कहता। मैंने जलाई अपनी माँ की चिता, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, उस टाइम रोका नहीं। और उसके बाद मुझे उस महफिल में अगर 200 लोग थे तो उसमें से आधे लोगों ने आके मुझे तारीफ करी, बूढ़ी बूढ़ी औरतों ने तारीफ करी, बोला पुत्र, कहा तो उन्होंने मुझे बेटा, मगर अगर मैं उनकी भाषा में जाऊं तो उनके लिए मुझे पुत्र कहना मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। अब मैं उनको भाषण नहीं दूंगी कि आप मुझे पुत्र कह रही हो, आप पेट्रियार्कल हो, इतनी भी मैं बेवकूफ नहीं हूं। तो हम अपने डर से बैठे रहते हैं और उंगली दूसरों की तरफ उठाते हैं। तो उसके ऊपर ये कविता है, लोग क्या कहेंगे या मैं क्या कहूंगी। डरती रही मैं बरसों कि लोग क्या कहेंगे, रोकती रही खुद को कि लोग क्या कहेंगे, सेंसर करती रही खुद को कि लोग क्या कहेंगे, पत्थर रखती रही दिल पर कि लोग क्या कहेंगे। जब दिल पर रखे पत्थरों से दिल पत्थरा गया, जब सेल्फ सेंसरशिप से दिमाग घबरा गया, जब रोक रोक कर खुद को जिंदगी पिंजरा बन गई, तब सोचा किया क्या है मेरे लिए लोगों ने, दिया क्या है मुझे लोगों ने, पाला कितना है मुझे लोगों ने, संभाला कितना है मुझे लोगों ने। जवाब साफ थे मेरे सामने, मेरे लिए कुछ भी तो नहीं किया है लोगों ने, मुझे कुछ भी तो नहीं दिया है लोगों ने। इसीलिए अब मैं नहीं सोचती लोग क्या कहेंगे, अब मैं नहीं पूछती लोग क्या कहेंगे, अब मैं पूछती हूं मेरे अंदर की आवाज क्या कहेगी, मेरे सपने क्या कहेंगे, मेरे अपने क्या कहेंगे। मैंने कोशिश की है अपना आत्मसम्मान जगाने की, अपना आत्मविश्वास बढ़ाने की। अब सारे फैसले मेरे अपने हैं, सारे रास्ते मेरे अपने हैं, सारी मंजिलें मेरी अपनी हैं, सारी हार सारी जीत मेरी अपनी है। लोग अभी भी कुछ ना कुछ तो कहते हैं, पर अब हम तो अपनी धुन में रहते हैं, ना लोगों की सुनते हैं, ना उनको हम कुछ कहते हैं। सही बोल रहा है। कहीं कहीं पर लगा कि आप मुझे डांट रहे हो और कहीं कहीं पर ये भी लगा कि आप मुझे प्यार से आगे बढ़ा रहे हो। मुझे लगता है कि मैं कुछ कुछ जगह पर ना आपसे पूरी तरीके से सहमत नहीं हो पा रही हूँ। कुछ चीज़ें समय ले रही हैं समझने में, क्योंकि मैं अभी सीख रही हूँ कि फेमिनिस्ट होना होता क्या है और कैसे चीज़ें काम करती है। आपने तो अपनी एक उम्र निकाली है पूरी उन्हीं मुद्दों के ऊपर। मुझे ऐसा लगता है शायद आपके काम करने के तरीके में और हमारे तरीके में थोड़ा डिफरेंस है, कुछ अलग हैं चीज़ें, क्योंकि मगर मैं विवाद को जीवन का हिस्सा समझती हूँ। मैं विवाद को अपवाद, एक्सेप्शन नहीं समझती, और मैं समझती हूँ कि विवाद से ही हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, लेकिन कुछ जवान हैं जो लोग जो मुझे समझते हैं कि मैं दकियानूसी हूं और कुछ चीजों में मैं हूं। जैसे ये पूरा एक इश्यू आजकल है ट्रांसजेंडर वाला, उसके ऊपर मैंने ज्यादा नहीं सोचा है।
मेरी समझ कमजोर है। तो मैं ये नहीं मानती हूँ कि क्योंकि मैं 74 साल की हूँ तो मुझे सब कुछ ज्यादा आता है। मेरी बेटी जो अब नहीं रही, उस बेटी से मैंने पूरी उम्र, वो सिर्फ 27 साल की उम्र में अपना शरीर त्याग गई थी। तो वो मेरी गुरु थी कितनी सारी चीजों में। इंग्लिश में मेरी गुरु थी, कलर्स के बारे में मेरी गुरु थी। तो मैंने कभी नहीं ये सोचा कि मैं सिर्फ छोटे लोगों को सिखा सकती हूँ। जो सीखना है ये केवल गुरु, ये नहीं कि सिर्फ गुरु सिखाते हैं, शिष्य भी बहुत सारी चीजें गुरुओं को सिखाते हैं। और अच्छे गुरु केवल वही हैं जो शिष्यों से सीखने को भी तैयार हैं, और जो ये भी मानते हैं कि अगर शिष्य अच्छे प्रश्न न पूछे तो गुरु का ज्ञान पैदा ही नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर मैं तुम्हें एक बहुत सुंदर शेर सुनाती हूँ जो मैंने 42 साल पहले सुना था। बहुत सुंदर है कि जो इल्म की इबारत चेले की आंख में थी, जो इल्म की इबारत चेले की आंख में थी, बस हम उसी को पढ़कर उस्ताद बन गए हैं। यानी आज जैसे सविता तुमने मुझसे सवाल पूछे, इनमें से कई सवाल हैं जो किसी ने मुझसे नहीं पूछे थे। इसका मतलब कई जवाब जो मैंने आज पहली बार दिए, अगर तुम वो सवाल न पूछती तो ये जवाब भी मेरे अंदर से नहीं निकलता। मेरे अंदर से जवाब तब अच्छे निकलते हैं जब तुम्हारे जैसे अच्छे लोग कुछ अच्छे सवाल पूछते हैं। एक बार फिर से आप, बहुत अच्छी बातचीत रही और बहुत कुछ सीखने को मिला, नए विचारों को जानने का मौका मिला। थैंक यू। कविता बहुत अच्छा लगा और हम लोग बातचीत करते रहेंगे। तुम अपना ध्यान रखो और आगे बढ़ती चलो। और तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारी जिंदगी में सुरभि जैसी एक दोस्त है, मेंटर है। कमला दीदी और सविता की बातचीत सुनकर मैं अपने साथ उत्साह और सवाल दोनों लेकर चल रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आपके लिए भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा। यदि आप इस एपिसोड को या सपने वाली के दूसरे एपिसोड्स को अपनी कम्युनिटी, अपनी संस्था, अपने ग्रुप्स में शेयर करना चाहें या वहाँ प्ले करना चाहें, या आप साझे सपने में से जुड़ना चाहें, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं सूचना@sajeSapne.org। मैं स्पेलिंग भी बता देती हूँ। सूचना SOOCHNA @saje SAJHE सपने SAPNE.org। आप इस पे ईमेल कर सकते हैं। साझे सपने एक ऐसी संस्था है जो गांव में युवतियों के लिए करियर के रास्ते खोलती है। तो इसी के साथ चलिए समाप्त करते हैं ये एपिसोड और जल्दी मिलेंगे आपसे कुछ हफ्तों बाद। धन्यवाद।